नमस्कार। सार्थिक संवाद प्रोग्राम में मैं हरप्रीत कौर आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय इतिहास के पन्नों में एक नाम ऐसा था जिसके क्रांतिकारी विचारों ने इतिहास को नया मोड़ दिया। ये महान हस्ती थी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने न सिर्फ आर्य समाज की स्थापना करके देश का उद्धार किया, बल्कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा। चर्चा करते हैं आज इसी पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है विनय आर्य जी, जो महामंत्री हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के। नमस्ते। और इसके साथ ही मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं धर्मपाल आर्य जी, जो अध्यक्ष हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के। नमस्ते। आप दोनों का ही मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धर्मपाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, स्वामी जी ने जब उस समय अपना प्रचार आरंभ किया था तो उन्होंने किस बात को अपने सहायक माना? स्वामी दयानंद ने जब प्रचार कार्य किया तो बहुत से लोगों ने एक विचार व्यक्त किया कि महाराज, आपके इतने विरोधी हैं, आपकी आयु का भरोसा नहीं, तो आपके पीछे से आप एक बार हमारे यहाँ आए, आकर के चले गए, तो आपके विचारों को बार बार स्थायी रूप देने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है। तब उनको आभास हुआ कि मुझे कोई चीज़ ऐसी लिखनी चाहिए, तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की ग्रंथ की रचना की। जी, मैं चाहूँगी विनय जी, आप कुछ विशेषताएं बताएं कि जिसको आर्य समाज में मार्गदर्शक माना जाता है सत्यार्थ प्रकाश, उसकी विशेषताएं हमारे दर्शकों को बताएं। महर्षि दयानंद आधुनिकतावादी थे। आधुनिकतावादी का अर्थ इस रूप में लिया जाना चाहिए कि महर्षि दयानंद आधुनिक सोच, यानी कि आज के समय में जिस सोच की आवश्यकता आगे बढ़ने के लिए, उसके पोषक थे। उसी को सोच करके उन्होंने ये देखा कि आज का युग विज्ञान का युग है और इस विज्ञान के युग में किसी भी बात को यूं ही मनवा पाना कठिन है। और इसी के कारण से उन्होंने जब अपने ग्रंथ महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की तो उसमें हर चीज सप्रमाण बताने का प्रयत्न किया। पहला विशेषता इस ग्रंथ की यह है कि इसमें हर बात को प्रमाण सहित लिखा गया है कि मैं इस बात को किस प्रमाण के साथ दे रहा हूं। पहली विशेषता ये। दूसरी विशेषता कि इस ग्रंथ को अलग अलग भागों में बांटा गया। 14 समोल्लास यानी कि 14 चैप्टर्स में बांटा गया और 14 चैप्टर्स के अलग अलग विषय हैं जी। तो जिन जिन विषयों के अनुरूप जिन विभागों में इसको बांटा, उन विषयों को देने के लिए उसकी भूमिका लिखी गई कि मैं इस विषय को क्यों रख रहा हूं। और इससे अगली भी जो विशेषता है वो यह है कि महर्षि दयानंद ने जब जिस विषय को प्रस्तुत किया तो उस विषय से उठने वाले प्रश्न स्वाभाविक थे। जब कोई पाठक उस बात को पढ़ेगा तो उसके मन में एक नया प्रश्न पैदा होगा। तो उस समय महर्षि दयानंद हो ना हो, तब उस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? तो महर्षि दयानंद ने इस ग्रंथ की जो सबसे बड़ी विशेषता मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि यह ग्रंथ प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया जी। पहले प्रश्न पैदा किया गया, फिर उसका उत्तर दिया गया, फिर उस उत्तर से जो जिज्ञासा रूप से एक और प्रश्न पैदा हुआ, फिर उसका उत्तर दिया गया, और फिर उसके बाद में जो जिन प्रश्नों के पैदा होने की संभावनाएं थी उनका भी प्रश्न पैदा करके और उनके उत्तर को दे करके वहां तक पहुंचाने का प्रयत्न किया महर्षि दयानंद ने, जहां पर पहुंच करके व्यक्ति की मूल ज्ञान जानने की जिज्ञासा लगभग पूरी हो जाए। तो ये दूरदर्शी कहेंगे इन्हें हम जी। महर्षि दयानंद जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सीमित है, जीवन काल सीमित है। जो मैं बात लिख रहा हूं इस बात को पूर्णता होनी आवश्यक है। कोई व्यक्ति बीच में अटक करके अधूरा ज्ञान से नुकसान ज्यादा, लाभ कम होता है। इसलिए उन्होंने अपनी बात को पूरी तरह से सिद्ध करने के लिए प्रश्नोत्तर शैली का जो सहारा लिया है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए पढ़ने के लिए अत्यंत आकर्षक भी है और उपयोगी भी है और उसके सारे प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान करता है ये ग्रंथ। तीसरी विशेषता इसकी ये रही। चौथी विशेषता, महर्षि दयानंद कहते हैं कि मैं यह ग्रंथ सत्य और असत्य के विचार करने के निमित्त लिख रहा हूं। मनुष्य की सफलता का राज है कि उस सत्य को ग्रहण कर ले, असत्य को छोड़ दे। तो इस ग्रंथ में जो जो सत्य है वैसा ही लिखने का प्रयत्न किया गया है। हो सकता है किसी को वो अन्यथा लगे, बुरा लगे, गलत लगे, लेकिन मेरी भावना किसी का हृदय को दुखाने की नहीं है। मेरी भावना सत्य को सत्य और असत्य को असत्य बनाने की मात्र है।
जब व्यक्ति को जो वह सत्य है, जो जानने में जो प्रसन्नता होगी, वह उल्लास भरा होगा, वह प्रसन्नता होगी। जैसे एक घोर घने अंधियारे में चले जा रहे लगातार जंगल में व्यक्ति को जब आशा की एक छोटी सी रोशनी की किरण दिखाई देती है, उस समय उसके चेहरे पे जो उल्लास जग जाता है, ठीक वैसा ही उल्लास महर्षि दयानंद के ग्रंथ के एक एक चैप्टर को पढ़ने पर हो जाए। इसीलिए उन्होंने इन चैप्टर्स का नाम उल्लास रखा, सम उल्लास। प्रथम समोल्लास, द्वितीय समोल्लास, तृतीय समोल्लास। यह शायद इस ग्रंथ की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है कि महर्षि दयानंद विचार करते थे कि इन विचारों को पढ़ करके चेहरे और मन में उल्लास के भाव होने चाहिए, निराशा के भाव। जी, आध्यात्मिक ज्ञान पैदा होगा तो एक वो जो कहते हैं नूर चेहरे पे, जी, चेहरे पे नूर किया, आज मुझे इस सच्चाई का आभास हुआ, तो वही उल्लास, मैं क्या कहाँ गलत था और अब मुझे अब आगे कैसे करना चाहिए। जी। इसीलिए हम इस ग्रंथ के चर्चा करने के लिए अक्सर लिखा करते हैं, सत्य और असत्य को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश अवश्य बढ़े। आप शब्द को देख लें, सत्य अर्थ प्रकाश, यानी कि जो सत्य है उसका अर्थ सहित प्रकाश करना ही महर्षि दयानंद का मुख्य उद्देश्य था। अगर किसी धर्म ग्रंथ के प्रति या किसी बात के प्रति उन्होंने अपने विपरीत विचार दिए होंगे तो उसका प्रमाण देकर के उन्होंने ये भी जताने का प्रयत्न किया इस ग्रंथ के अंदर कि मैं किसी का हृदय को दुखाने के लिए, किसी को गलत बताने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। वस्तुतः जो वेद के अनुसार सही है और गलत है उसका यथार्थ यहाँ पर रख करके मनुष्य के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो किसको उचित समझे वैसा मान करके उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करें। जी धर्मपाल जी, संस्कृत के भी धनी रहे हैं स्वामी जी और गुजराती उनकी मातृभाषा रही, लेकिन ऐसे में हिंदी में ये लिखना ग्रंथ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है हरप्रीत जी। ये बात ठीक है कि स्वामी दयानंद मूलतः गुजराती थे जी। संस्कृत में उन्होंने अध्ययन किया, शिक्षा ग्रहण की जी। लेकिन प्रारंभिक दिनों में, प्रारंभिक दौर पे स्वामी जी ने अपने व्याख्यान भी जनता को देते थे तो वो संस्कृत में देते थे जी। लेकिन जब उन्हें आभास हुआ कि मेरी भाषा से लोगों को लाभ कम होता है जी। और उनकी बात को अनुवाद करने वाले लोग जी। गलत अर्थ करके लोगों तक पहुंचाते हैं जी। तो उन्होंने इस मार्ग को चुना और उन्होंने फिर इसको हिंदी की कहते हैं, वो स्वामी दयानंद उसको आर्य भाषा कहते हैं जी। कि उन्होंने आर्य भाषा में इस ग्रंथ को की रचना की, सामान्य जनता तक पहुंच जाए जी। सरल भाषा में पहुंच जाए जी। इसलिए स्वामी दयानंद ने इसको हिंदी में लिखा जी। तो विनय जी क्या कहें कि उस समय हिंदी भाषा को एक नया रूप भी मिला इस ग्रंथ के बाद? इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है जी कि जब अंग्रेजों के शासनकाल में हमारा देश पूरी तरह से बिखरा हुआ था, अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में था जी। महर्षि दयानंद का बड़ा चिंता का विषय था। तो उन्होंने ये महसूस किया कि ऐसी वह कौन सी भाषा है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर सकती है जी। उसी के अनुरूप उन्होंने जाना कि संस्कृत का ही बदला हुआ जिस प्रकार से रूप बोली के रूप में, हिंदी के रूप में इस समाज में प्रचलित हो चुका है, आज पूरे देश को एक साथ जोड़ने के लिए, पूरे देश तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और पूरे देश को एक दूसरे के संवाद के निकट लाने के लिए हिंदी की आवश्यकता है। और अतः उन्होंने इस महानतम ग्रंथ को हिंदी में ही रचने का निर्णय लिया। और इससे सबसे बड़ा लाभ हुआ जो आपने अभी कहा कि हिंदी एक नई क्रांति के साथ प्रस्तुत हुई और अंग्रेजी भाषा का जो वर्चस्व हो चुका था ज्ञान के क्षेत्र में जी। क्योंकि उस समय लोगों का यह मानना था कि अंग्रेजी ही ज्ञान का मूल है जी। जो कुछ अंग्रेजी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, वह ही ज्ञान है, बाकी सब ग्रंथ जो हैं अनपढ़ों के लिए हैं। महर्षि दयानंद ने इतनी गूढ़ बातें, विज्ञान की बातें, विज्ञान सम्मत बातें, इतिहास की बातें, तर्क की बातें समेट करके जब हिंदी में इस ग्रंथ की रचना की तो निश्चित रूप से हिंदी को एक नया आयाम मिला और ये देश के क्रांतिकारियों की भाषा, देश के विद्वानों की भाषा, देश के नेताओं की भाषा, देश के एक जनमानस की भाषा बनने की ओर अग्रसर हो गई। तो हिंदी भाषा के योगदान में जो सत्यार्थ प्रकाश का योगदान है वह अपने आप में अप्रतिम है। जी। हिंदी साहित्य में भी फिर इसमें जो है आगे गति मिली, ये कहना कोई अटकथनी नहीं होगी, और साहित्यिकों को भी बहुत सारे विषय मिले। निश्चित रूप से जब महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जिन जिन विषयों को समाहित किया, उन विषयों के आधार पर जब ज्ञान का वर्धन और आगे आरंभ हुआ
वेद का हिंदी भाषा में अनुवाद और उनका भाष्य आरंभ हुआ, और उसके पश्चात में आर्य समाज के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में जब पठन पाठन हिंदी माध्यम से आरंभ हुआ, उससे पहले अरबी और उर्दू को ही और संस्कृत को ही विशेषता प्राप्त थी। इस दृष्टि से मैं कहता हूं नए नए साहित्य का सृजन, नए नए साहित्य का उत्सर्जन और नए नए साहित्यकारों को आगे बढ़ने का मार्ग का प्रदर्शन हिंदी भाषा ने किया, और उसके पीछे मूल ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश रहा। जी धर्मपाल जी, आप क्या कहेंगे, वेदों की जो हिंदी में व्याख्या की गई या पत्र पत्रिकाओं की उर्दू से जो उस वक्त उन्होंने ट्रांसलेशन करवाई गई हिंदी में, वो कितना उसने अहम योगदान दिया उस समय? देखिए, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश को तो हिंदी में लिखा ही जी। जैसा आपने वेद की चर्चा की, स्वामी दयानंद ने जब वेद का भाष्य किया जी, तो उसके साथ उसको भी संस्कृत के साथ साथ हिंदी में उसका अनुवाद किया जी। भाष्य जो किया उन्होंने हिंदी में भी उसका भाष्य किया। आज अगर हम बात करें तो अपनी मातृभाषा को लेकर आज के समय में आर्य समाज क्या योगदान दे रहा है और किस तरह इसका प्रचार प्रसार कर रहा है? महर्षि दयानंद ने एक पंक्ति कही थी, हिंदी सारे भारत को एक सूत्र में पुरोने के लिए आवश्यक है। जी। आज भी हम ये बात महसूस करते हैं कि भारत में हम कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमें एक आवश्यकता पड़ती है कि कम से कम मेरी बात को समझने वाला कोई होना चाहिए और दूसरे की बात मैं समझ सकूं, ऐसी कोई भाषा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आज आप निष्पक्ष रूप से विचार करें कि ऐसी वो कौन सी भाषा है, तो आप ये कहेंगे कि वर्तमान में तो उस भाषा का स्थान कम से कम हिंदी को ही प्राप्त है, जिस भाषा में लगभग पूरा देश एक दूसरे की बात को समझ जाता है। आर्य समाज ने इसके प्रचार के लिए जो बड़ा काम किया वह यह किया कि अपने सारे कार्यों को, अपने सारे ग्रंथों को, अपने सारे ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों को, अपने विद्यालय के मुख्य माध्यम को, अपनी आर्य समाज मंदिरों के प्रशासनिक कार्यों को और अपने भाषणों को और अपने प्रवचनों को हिंदी भाषा में ही पढ़ाने का और बढ़ाने का काम किया। मैं एक और बड़ा उदाहरण इस संबंध में दे देता हूं कि हिंदी भाषा को संसार भर में फैलाने के लिए आर्य समाज का कौन सा बड़ा योगदान था। जी। मॉरिशस, जिसको आज छोटा भारत कहा जाता है, लघु भारत कहा जाता है, जी। वहां पर अंग्रेज सरकार का आधिपत्य था और उस आधिपत्य के चलते अनपढ़ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारी अपनी सरकार आ ही नहीं पाती थी, तो वहां पर एक कानून बनाया गया कि जिस व्यक्ति को वोट देना है वो कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़े लिखे की व्याख्या क्या है? तो पढ़े लिखे की व्याख्या ये तय की गई, जो अपना नाम स्वयं लिख सकता हो उसको पढ़ा लिखा मान लिया जाएगा। इस आधार पे जब ये नियम बनाया तो ये चैलेंज हुआ एक बड़ा कि आखिर इतने कम समय में इतने सारे लोगों को कैसे पढ़ाया लिखाया जाएगा। तो आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और पंडित मोहनलाल मोहित एक बड़ा जाना पहचाना नाम है पूरे आर्य समाज मॉरिशस के इतिहास का और मॉरिशस स्वयं के इतिहास का। उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि मैं इस मॉरिशस द्वीप पे रहने वाले प्रत्येक वासी को हिंदी में नाम लिखना सिखाऊंगा, और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को घर रात जा करके रात्रि कक्षाएं लगा करके, मोमबत्तियां जब उस समय नहीं थी, दीपक जला करके उन्होंने लोगों को लिखना सिखाया। और वो हिंदी में ही स्वतः लिख सकते थे, अंग्रेजी तो बिल्कुल ही ज्ञान की भाषा उस समय नहीं थी। उन लोगों को लिखना सिखाया और वह क्रांति का मूल कारण बन गया। कुछ ही समय के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जिन्होंने अपना नाम लिख लिया उनको वो नाम पढ़ना आ गया, और उसके पश्चात में हिंदी के और ग्रंथों उनके पास प्राप्त होते चले गए। सत्यार्थ प्रकाश वहां पर पहुंचा, जिससे मॉरिशस में आर्य समाज का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ और उस हिंदी भाषा जानने के कारण से क्रांति का बीज उत्पन्न हो गया। और उसके पश्चात में मॉरिशस में जो क्रांति हुई, जिसके कारण से मॉरिशस को अंग्रेजों को आजाद करना पड़ा, उसके पीछे माना जाए तो सत्यार्थ प्रकाश और हिंदी भाषा और उसके पीछे आर्य समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये तो केवल भारतवर्ष में नहीं, फिजी में भी हमारा एक विश्वविद्यालय है, फिजी यूनिवर्सिटी, उसको भी आर्य प्रतिनिधि सभा फिजी संचालित करती है। मॉरिशस में जो हमारे विद्यालय हैं उनमें हिंदी की कक्षाएं चलती हैं। सिंगापुर के अंदर जितने भी सरकारी विद्यालय हैं सरकार के, उनके अंदर हिंदी पढ़ाने का दायित्व जो है आर्य समाज सिंगापुर के अंतर्गत चलने वाले डीएवी हिंदी स्कूल का है, यानी कि उनमें हिंदी क्लासेस आर्य समाज के माध्यम से चलाई जाती हैं। विदेशों में जहां जहां पर भी आर्य समाज मंदिर हैं, अमेरिका में हो चाहे लंदन में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, वहां पर जो बच्चे अपने परिवारों के बच्चों को, जो परिवार अपने बच्चों को हिंदी सिखाना चाहते हैं, वो कहां जाएं?
जी। उनके लिए कोई व्यवस्था विनय नहीं है, जी- तो वो व्यवस्था भी आर्य समाज ने अपने मंदिरों में हिंदी क्लासेस लगा करके बनाई है। जी फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ये चर्चा आगे जारी रखते हैं। दोस्तों रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्दी ही हाजिर होते हैं। चाहे कोई कितना भी करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है। यानी कोई कितना भी कर ले, अंग्रेज महारानी, अंग्रेज सरकार हमारे लिए चाहे कितना भी कुछ कर ले, परंतु वह स्वदेशी राज्य नहीं है। हमारे लिए तो उत्तम हमारा अपना ही राज्य है। ये जो पंक्ति थी, इसने हमारी उस भावना को जगाया कि ये देश तुम्हारा है। और इसी के साथ में इसी ग्रंथ में उन्होंने उस आर्यवर्त की कल्पना करके बताया कि यह तुम्हारा आर्यवर्त था, ऐसा तुम्हारा योग, ऐसा आर्यवर्त था जहाँ ये ज्ञान, ये विज्ञान और ऐसे ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े सुंदर ग्रंथों की रचना की। यह है तुम्हारा देश, यह है तुम्हारी संस्कृति। एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने दर्शकों का सार्थक संवाद प्रोग्राम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं आर्य समाज की और इसमें स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की। हम बात कर रहे थे विनय जी की किस तरह हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही है इस वक्त आर्य समाज, और शुरू से लेकर अब तक मैं जानना चाहूंगी और किस तरह आगे बढ़ रहा है आर्य समाज हिंदी को लेकर। हिंदी को लेकर के आर्य समाज की स्पष्ट धारणा है कि हिंदी इस देश की, भारत देश की राष्ट्रभाषा है जी, राजभाषा है, और इससे भी बड़ी बात संपर्क भाषा है। यदि हम हिंदी के माध्यम को छोड़ करके और किसी भी भाषा को, खासकर विशेष रूप से अंग्रेजी को अपनाने का जब प्रयत्न करते हैं, उसका सबसे बड़ा विनाशकारी जो दृश्य हमारे सामने उत्पन्न होता है कि इस देश के गांवों में रहने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को इस सारी प्रक्रिया से वंचित पाता, अलग पाता है जी। और इसीलिए आर्य समाज ने आरंभिक स्तर पे जो बड़े बड़े आंदोलन किए, उनमें से एक हिंदी भाषा आंदोलन भी था। जब पंजाब में हिंदी को मुख्य भाषा के रूप में बैन कर दिया गया और हिंदी की पढ़ाई को गौण कर दिया गया, पंजाबी और अन्य भाषाओं की पढ़ाई को महत्व दे दिया गया, उस समय आर्य समाज को आंदोलन चलाना पड़ा। और आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि विद्यालयों में हिंदी भाषा को पुनर्स्थापित किया गया और हिंदी भाषा का जो महत्व अभी तक और लोग नहीं जानते थे और लोग नहीं समझते थे, उन लोगों को भी ये महत्व समझ में आया। और आर्य समाज के हिंदी आंदोलन के पश्चात में एक स्वरूप बदला, चित्र बदला, एक तस्वीर सी इस देश की बदलती चली गई। और आज हम सब ये गर्व से कह सकते हैं कि तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, नागालैंड और मणिपुर से लेकर के और गुजरात तक केवल एक ही ऐसी भाषा है जिसको हम संपर्क भाषा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो आर्य समाज तो अपने हर कार्य में हिंदी को बढ़ावा देने का, हिंदी में साइन करने का, हिंदी में हस्ताक्षर करने का, हिंदी में नाम लिखने का संकल्प करवाता है। और अनेक आर्य लोगों ने तो ऐसे संकल्प किए कि मैं उस विवाह में ही नहीं जाऊंगा जिस विवाह का निमंत्रण पत्र मुझे अंग्रेजी भाषा में प्राप्त होगा। ऐसे संकल्पों से भी हिंदी भाषा को बहुत बढ़ावा मिला और लोगों ने हिंदी के अपने निमंत्रण पत्र प्रकाशित करने आरंभ किए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, ये जो जागरूकता है जी हिंदी के प्रति, इसका मैं एक बात कहना चाह रहा हूं जी कि दक्षिण के कुछ लोग अगर विरोध भी करते हैं, लेकिन वो विरोध भी करते हैं तो वो, अगर मैं ये कहूं कि वो हिंदी जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते, ये उनका कुछ पूर्वाग्रह हो सकता है जी। लेकिन उसके पीछे, पूर्वाग्रह के पीछे कारण क्या है, वो राजनीतिक कारण है या स्थानीय कारण है, मैं उन कारणों पर विस्तार से नहीं जा सकता जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो भी हिंदी जानते हैं। क्यों जानते हैं, इसका बड़ा प्रमाण ये है कि वो पिक्चर अगर देखते हैं जी, चलचित्र देखते हैं तो वो कौन से देखते हैं, स्थानीय भाषा के भी हैं जी, लेकिन हिंदी के भी सिनेमा, बॉलीवुड से प्रेरित, बॉलीवुड के, वो सब वहाँ जाते हैं जी वहाँ प्रचलित हैं। इससे साबित होता है कि हिंदी जनसंपर्क की भाषा है जी, बिल्कुल और वो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर रख सकती है जी, बिल्कुल विनय जी। दूसरी कोई भी भाषा ऐसी नहीं है। जी जी, इसके साथ साथ दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, जी बिल्कुल, दूसरी ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जो ये कह सके कि वो पूरे देश की भाषा है, पूरे देश में बोली जाती है, एक्नॉलेज की जाती है। जी विनय जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम सत्यार्थ प्रकाश की आज बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसे कौन से विषय हैं, कौन से महत्वपूर्ण विषय है जिसको आर्य समाज मुख्य मानता है? महर्षि दयानंद ने
सत्यार प्रकाश में विषयों का चयन करते हुए बहुत सावधानी बरती जी। और हर उस विषय को सत्यार प्रकाश में स्थान दिया जिस विषय की व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी रूप में महत्व है जी। उदाहरण के लिए आज अगर मैं एक चर्चा करूं कि दुनिया में जो अलग अलग मत पंथ बन गए हैं जी। उनके पीछे का कारण क्या है। उनके पीछे का कारण अलग अलग देश में रहना तो नहीं है कि जिस देश में मैं रहता हूं मेरा धर्म वो हो गया, नहीं है। एक ही देश में अलग अलग मान्यताओं के लोग रहते हैं। फिर मेरा कारण को गोरा होना और काला होना भी नहीं है जी। तो महर्षि दयानंद ने देखा कि अलग अलग जो विचारधाराएं बन गई उनके पीछे कारण ईश्वर की मान्यता का अलग अलग होना है। कोई ईश्वर को कैसा मानता है, कोई ईश्वर को कैसे मानता है। इसलिए उन्होंने प्रथम समोल्लास में ईश्वर कैसा है, वो ईश्वर परमात्मा जिसने संसार का निर्माण किया वह कैसा है और उसके गुण कर्म क्या हैं, स्वभाव क्या हैं और उनको किन किन नामों से पुकारा जाता है और क्यों पुकारा जाता है, उनके गुणवाचक नामों की व्याख्या महर्षि दयानंद ने अपने प्रथम समोल्लास में की ताकि व्यक्ति पहले इस जंजाल से निकले कि वह ईश्वर है कैसा। कोई उसको वहां ढूंढने जाता है, कोई उसको वहां पाने जाता है, कोई उसको वहां देखने जाता है, कोई उसको वहां खोजने जाता है। तो महर्षि दयानंद ने सबसे पहले उसको भटकने से बचाने के निमित्त पहले समोल्लास की रचना की। इसी प्रकार से इस ग्रंथ की अन्य विशेषताओं और अन्य विषयों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था राष्ट्रभक्ति। वो इस ग्रंथ की वह विशेषता थी जिसके कारण से इसको हम क्रांतिकारी ग्रंथ कह सकते हैं। जब सरदार भगत सिंह की बात आती है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात आती है, राजगुरु सुखदेव की बात आती है, अशफाकुल्ला खान की बात आती है या अन्य और क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की बात आती है, विनायक दामोदर सावरकर की बात आती है और बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जो जिन को आप पूरी एक लिस्ट पढ़ सकते हैं, उनकी प्रेरणा ग्रंथ की बात आती है तो वो प्रेरणा ग्रंथ के रूप में कहते हैं कि मुझे ये प्रेरणा सत्यार प्रकाश से मिली। कैसे मिली, वो इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण विषय था। महर्षि दयानंद ने इसी ग्रंथ में सबसे पहले स्वदेशी नाम का शब्द इस्तेमाल किया जो उस समय तक अपने आप में शब्द ही नहीं था, कहीं पर भी मौजूद ही नहीं था। महत्वपूर्ण बात है, उस समय भी कहें और आज के समय में भी देखा जाए। अंग्रेजों का शासन काल था, बिल्कुल। उस समय ये कल्पना ही कोई नहीं कर सकता था कि देश हमारा है। बिल्कुल। तो उसमें स्वदेश नाम की बात कहां से आ गई। सब इतने जुल्मों में दबे थे कि ये बात उजागर नहीं हो रही थी, ये हमारा देश है, तुम जाओ अंग्रेजों, तुम जाओ अंग्रेजों, ये जो शब्द था यहाँ के हैं। और ये जो शब्द कहें, ये इस ग्रंथ का वह लाइन है, वह पंक्ति है जिससे कि हजारों क्रांतिकारी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने को देश की आजादी के लिए होम कर दिया। और वह पंक्ति थी, चाहे कोई कितना भी करे परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है। यानी कोई कितना भी कर ले, अंग्रेज महारानी, अंग्रेज सरकार हमारे लिए चाहे कितना भी कुछ कर ले, परंतु वह स्वदेशी राज्य नहीं है, हमारे लिए तो उत्तम हमारा अपना ही राज्य है। ये जो पंक्ति थी इसने हमारी उस भावना को जगाया कि ये देश तुम्हारा है। और इसी के साथ में इसी ग्रंथ में उन्होंने उस आर्यवर्त की कल्पना करके बताया कि यह तुम्हारा आर्यवर्त था, ऐसा तुम्हारा योग, ऐसा आर्यवर्त था जहां ये ज्ञान, ये विज्ञान और ऐसे ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े सुंदर ग्रंथों की रचना की। यह है तुम्हारा देश, यह है तुम्हारी संस्कृति। इतिहास में भी इतिहास के पन्ने खोलना जरूरी समझा जी, और जोड़ना बहुत एक पुल का काम किया कह सकते हैं जी। और तीसरी बात कि हमारे उस इतिहास के जागृति में पन्नों को हमारे सामने रख करके हमें यह प्रेरित किया कि आओ हमें उसी इतिहास को वापस दोहराने के लिए इस देश पे, इस राष्ट्र पे अपनी ही सत्ता को वापस लाना है। तो ये कुछ ग्रंथ की कुछ महत्वपूर्ण विषयों में से कुछ एक थे। अन्य ग्रंथों के अन्य विषयों के बारे में और आगे चर्चा इसमें जी। धर्मपाल जी आपसे जानना चाहूंगी जी। मैं इस संबंध में एक विशेष बात कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल कि इस ग्रंथ के बारे में जैसा अभी आपको कहा कि देशभक्ति के बारे में और भारत की स्वतंत्रता के बारे में इसने मूल मंत्र दिया जी। यहाँ पर इतिहास की एक घटना को रेफर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। बिल्कुल कि सन 1873 में जब अंग्रेजों का विरोध, अंग्रेजों के प्रति विरोध बहुत ज़्यादा हो गया जी। मार काट मची, लोग मरने लगे जी। तो लोगों ने ये महसूस किया कि बहुत खून खराबा हो गया जी। ये घटना क्यों हुई, स्वामी दयानंद को ये वाक्य क्यों लिखना पड़ा, ये वाक्य स्वतंत्रता संग्राम की नींव क्यों बन गया जी। वो ऐसे बना कि जब ये घटनाक्रम तेजी से उभरा जी।
तो कुछ लोगों ने जो नरमपंथी थे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाई काला गोरा से क्या फ़र्क पड़ता है। अंग्रेज़ों ने ये कहा कि हम भारत का जो नेतृत्व है, भारत का स्वाभिमान की रक्षा करके माता पिता के समान हम भारत की जनता का पालन करेंगे। उससे लोगों के अंदर ये भावना हुई, भाई अब जब ये कह रहे हैं, अंग्रेज ये कह रहे हैं कि हम माता पिता के समान करेंगे, तो फिर काले गोरे का फर्क क्या है, जो है सो ठीक है, अब इनकी बात मान लेनी चाहिए। तो स्वतंत्रता आंदोलन का जो संग्राम था, जो विद्रोह था, वो कुछ धीमा पड़ने लगा था और ये लगने लगा था कि अब आज़ादी की क्या आवश्यकता है, जब ये माता पिता के समान करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर इस वाक्य को देखा जाएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर उस वक़्त ये रेल की पटरी की तरह अगर ये बात उस तरफ मुड़ जाती तो फिर स्वतंत्रता आंदोलन शायद कभी उभर पाता, ये एक इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये पंक्ति लिख करके उसने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों का रुख मोड़ दिया। बिल्कुल। स्वामी दयानंद ने ये कहा कि हमें स्वदेशी राज्य ही चाहिए, माता पिता के समान हितकारी विदेशी राज्य भी हमें नहीं चाहिए। तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगी और आप लोगों का धन्यवाद करूँगी कि आप इस चर्चा में शामिल हुए हमारे साथ। आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी स्वामी जी के प्रवचन और विचारों का लाभ उठा सकते हैं उनके द्वारा रचित ग्रंथ पढ़कर। लूंगी आपसे इजाजत, फिर हाजिर होंगी सार्थी संवाद के एक नए एपिसोड के साथ। सार्थी टीवी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।